आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है समास। समास का जो अर्थ है वो होता है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना दिया जाए तो उस प्रक्रिया को हम समास के नाम से जानते हैं। इसमें जो है संक्षेपण करने की प्रक्रिया होती है। ये शब्द बनाने का एक तरीका है। शब्द बनाने के अनेक तरीके हैं, वर्णों को जोड़ करके, शब्दों को जोड़ करके। उसी प्रकार से ये एक शब्द है जिसमें बड़े शब्दों को जोड़ करके छोटा किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं हवन सामग्री। यह शब्द कहां से बना है? हवन की सामग्री। जब ऐसे शब्दों को जोड़ करके छोटा शब्द बनाया जाए उसे हम समास के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण है गौशाला, यानी कि गायों के लिए शाला। के लिए शाला, शाला यानी कि घर। तो गायों के लिए जिस घर का इस्तेमाल होता है उसे हम गौशाला के नाम से जानते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास ला करके केवल एक शब्द में तब्दील कर दिया जाए, एक शब्द में बदल दिया जाए, उसे हम समास के नाम से जानते हैं। एक दो और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे डाक खाना। डाक के लिए जो घर होता है उसे हम डाक खाना के नाम से जानते हैं। डाक के लिए घर, इसको क्या नाम दिया गया? डाक खाना। उसी प्रकार एक और शब्द है, मान लेते हैं हमें लिखना है नियम के अनुसार। नियम के अनुसार। इस पूरे 3 शब्दों के लिए हम कौन सा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं? नियमानुसार। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को पास ला करके जोड़ करके अगर एक शब्द में तब्दील किया जाए इन एक शब्दों में, तो उसे हम समास के नाम से जानते हैं। अब समास के कुछ अंग होते हैं। तो समास का 3 मुख्य अंग माना गया है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है समस्त पद। पहला हम मान लेते हैं समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं? तो कोई भी जो नया शब्द तैयार हुआ समास की प्रक्रिया के बाद, जो भी नया शब्द तैयार हुआ उसे हम समस्त पद के नाम से जानेंगे। तो हम उदाहरण के लिए कोई सा भी शब्द ले लें, जैसे कि नियमानुसार ले लें, या फिर पुस्तकालय ले लें, या फिर पुस्तकालय। तो ये जो पूरे शब्द तैयार हो रहे हैं, डाक खाना, गौशाला, हवन सामग्री, इन सबको क्या कहा जाएगा? समस्त पद। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ दिया जाए तो जो शब्द नया शब्द तैयार होता है उसे हम समस्त पद के नाम से जानते हैं। उस प्रक्रिया को हम समास के नाम से जानते हैं, और जो परिणाम यानी कि रिजल्ट आएगा उसे हम समस्त पद के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा जो टर्म है, दूसरा जो अंग है वो है पूर्व पद। अब पूर्व पद क्या होता है? तो कोई भी शब्द जो नया तैयार हुआ है उसका जो पहला हिस्सा होगा उसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं। समस्त पद में 2 हिस्सा होता है, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। जो पहले होता है उसे हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोग पुस्तकालय लेते हैं, तो पुस्तकालय में जो पुस्तक शब्द है वो हमारा पूर्व पद कहलाएगा। हम लोग उदाहरण के लिए ले लेते हैं पुस्तकालय।
एक और शब्द ले लेते हैं राजकुमार। तो इनमें जो पहला पहला शब्द है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। पुस्तकालय का पुस्तक और राजकुमार का राज, नियमानुसार का नियम, डाक खाना का डाक, गौशाला का गौ और हवन सामग्री का हवन। तो जो पहला पद होता है उससे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद के नाम से जानते हैं। अब दूसरे पद को क्या कहेंगे? दूसरे पद को हम लोग उत्तर पद के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं राजकुमार। तो राजकुमार में राज शब्द जो है वो पूर्व पद है, वहीं कुमार शब्द जो है वो हमारा उत्तर पद कहलाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं प्रतिदिन। तो इसमें कुमार शब्द, दिन शब्द ये जो है उसे हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समास के भेदों के बारे में जानते हैं। तो समास के जो भेद हैं वो आखिर में किस आधार पर बनाए जाते हैं? तो समास के जो भेद होते हैं वो पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर ही बनाए जाते हैं कि प्रधानता किसकी है। जो हमने नया शब्द तैयार किया है उस शब्द में समास की प्रक्रिया के बाद जो हमारा समस्त पद है उसमें कौन सा पद जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पद की महत्वता ज़्यादा है, कौन से पद की प्रधानता ज़्यादा है। तो समस्त पद के दो पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। तो कुछ शब्दों में पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, कुछ शब्दों में जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, और कुछ शब्दों में दोनों ही प्रधान होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां पे इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किसी अन्य तीसरे शब्द के लिए किया जाता है। तो इसके आधार पे जो है समास के 6 भेद माने गए हैं। तो हम हर एक भेद को अलग अलग समझेंगे। पहला जो है वो है अव्ययी भाव समास। हमारे भेद जो हो गए वो हो गए 6, जिनमें से पहला है पहला जो है वो हमारा है वो अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। हमारा अव्ययी भाव समास जो है उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी जो इसमें शब्द होगा उसका जो पहला पद होगा उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो अत्यंत ज़्यादा होगी। जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए ले लेते हैं आमरण। हमारा अव्ययी समास का पहला उदाहरण है आमरण। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मरण तक। उसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण ले लेते हैं प्रत्येक। इसका अर्थ क्या होता है? हर एक। तो इसमें मरण, हर आदि जो शब्द हैं वो प्रधानता रखते हैं। तो अव्ययी भाव समास हम उन समास शब्दों को कहते हैं जिसमें पूर्व पद की प्रधानता मानी जाती है। अब हमारा दूसरा जो भेद है वो है तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा भेद हो गया तत्पुरुष समास। तो ऐसे शब्द जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, जो हमारा दूसरा शब्द है अगर उसकी प्रधानता होगी तो उसे हम तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। जैसे कि गंगा का जल। गंगा का जल, इसे हम किस नाम से जानते हैं? गंगा जल। तो इसमें प्रधानता किसकी है? जल की है। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं मंत्री का पुत्र। मंत्री पुत्र।
तो जब शब्दों के उपयोग में उसका जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता हो तो उसे हम तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ तत्पुरुष समास को पहचानने का एक और तरीका है कि इसके बीच में जो विभक्ति होती है अगर वो खत्म हो जाए, यानी कि दूसरे पद की प्रधानता तो है, साथ ही साथ जो विभक्ति थी वो खत्म हो चुकी है। जैसे आमरण में था मरण तक, तो शब्द में बदलाव आया था, हम उसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके बदलाव करते हैं। वहीं यहाँ पे क्या होता है कि बीच का जो विभक्ति है, जो जोड़ने का इनका शब्द है, वो गायब हो जाता है, उसे हम लोप कर देते हैं। तो अगर इसका लोपन हो गया और साथ ही साथ दूसरे पद की प्रधानता मानी गई तो उसे हम तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसके डेफिनेशन में सिंपल लिख सकते हैं आसान भाषा में कि पूर्व पद की प्रधानता हो, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की, साथ ही साथ विभक्ति का लोपन। तो इस प्रकार से हम लोग अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के शब्दों को पहचानते हैं। तत्पुरुष समास के फिर अन्य 6 भेद और भी माने गए हैं, हालांकि उसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है। तीसरा जो हमारा भेद है वो है कर्मधारय। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय, दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि प्राणप्रिय। प्राणप्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राणों से भी ज्यादा या प्राणों के समान प्रिय। इसमें जो है या तो उपमेय या उपमान होता है या तो विशेषण होता है। तो पूर्व पद जो है वो हमारा विशेषण है, यहाँ पे उपमान है। उपमेय और उपमान जो हमने अलंकार में पढ़ा था, उपमा अलंकार, जिसमें किसी खास विषय वस्तु से तुलना की जाती है किसी आम विषय वस्तु की। तो यहाँ पे या तो किसी खास विषय वस्तु से तुलना की जाएगी और नहीं तो उसकी विशेषता बताई जाएगी। और ऐसे शब्द जिसमें या तो विशेषता हो या तो उपमा अलंकार का कुछ दोष नजर आ रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि नीलाश्व, यानी नीला है जो घोड़ा, नीलाश्व कि नीला घोड़ा। ये 2 शब्दों से बना है, नील प्लस अश्व। नील जो है वो हमारा रंग है और अश्व का मतलब घोड़ा, तो नीला घोड़ा। यहाँ पे नील क्या कर रहा है? वो अश्व के विशेषता को बता रहा है। रंग भेद गुण आदि चीजों को जो बताया उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं, ऐसा हमने पहले पढ़ा। तो एक जगह ये उसका उपमान है, दूसरी जगह ये उसका विशेषण है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे भेद की ओर, जो कि है द्विगु समास। तो 3 हमने पढ़ लिया, अव्ययी भाव जिसमें कि पूर्व पद की प्रधानता हो, दूसरा जो है तत्पुरुष जिसमें कि उत्तर पद की प्रधानता हो, साथ ही साथ विभक्ति का लोपन हो रहा हो, और तीसरा जो है हमारा कर्मधारय समास। उसके अंतर्गत क्या पढ़ा हमने कि या तो वो इसकी विशेषता बता रहा हो, जो पूर्व पद है वो उत्तर पद की या तो विशेषता बताएगा या तो वो उपमान होगा। उपमान का अर्थ होता है कि उसकी तुलना की गई होगी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे भेद की ओर। जो चौथा भेद है हमारा वो है द्विगु समास। अब द्विगु समास किसे कहते हैं? तो कोई भी ऐसा शब्द जिसका जो पूर्व पद है यानी पहला जो पद है, अगर वो संख्या हो, वो संख्यावाचक हो, में संख्या बताता हो, गिनती बताता हो, अमाउंट बताता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। उदाहरण के लिए हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं तिपाई।
तिपाई का अर्थ क्या होता है? 3 पायों का समूह। इससे हमें क्या ज्ञात हो रहा है? 3, यानी कि अंक पता चल रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम दूसरा लेते हैं, पंचवटी। पंचवटी का क्या अर्थ है? 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह। एक बार फिर से हमें क्या पता चला? अंक पता चला। तो जहां भी हमें अंक पता चले, नंबर्स पता चले, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? द्विगु समास, या ऐसा कोई भी समास शब्द जिसमें कि जो पूर्व पद है, पहला पद वो अंक बताता हो, उसको हम लोग ये कहते हैं द्विगु समास। उदाहरण के लिए हम लोग एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे चौराहा। 4 रास्ते जहां मिलते हैं उसको चौराहा कहते हैं। चौपाई, जब 4 पंक्तियां होती हैं तो उसे हम चौपाई कहते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जिसमें कि पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। जैसे नवरत्न हो गया, पंचतत्व हो गया, यानी 9 रत्न, 5 तत्व। तो इस प्रकार के शब्दों को हम द्विगु समास कहते हैं। अब हम पांचवा जो हमारा भेद है उसकी ओर बढ़ते हैं। पांचवा भेद है हमारा द्वंद्व समास। अब हम द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिसमें जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है दोनों की प्रधानता हो, दोनों बराबर इंपॉर्टेंस रखते हो, दोनों की जरूरत बराबर की हो, वैसे शब्दों को हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोग शब्द लेते हैं लाभ हानि। तो लाभ हानि, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लाभ और हानि। तो कैसे समास शब्द बना? केवल बीच का जो योजक शब्द है उसको हटा दिया जाए तो जो हम समास के क्रिया के बाद जो परिणाम हमारा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में योजक हटाया जाता है और दोनों का ही उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों ही शब्द, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों की जो महत्वपूर्णता है वो बराबर होती है, यानी उनका जो इंपॉर्टेंस है, उनकी जो वैल्यू है वो दोनों की बराबर होती है। लाभ और हानि दोनों ही शब्दों का इसमें प्रधानता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। दूसरा ले लेते हैं हम लोग खरा खोटा। ये शब्द हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, खरा खोटा। इसका अर्थ क्या होता है? खरा और खोटा। तो खरा खोटा कौन सा शब्द हो गया? द्वंद्व समास के नाम से हम जानेंगे खरा और खोटा को। इसी प्रकार से रुपया पैसा, पाप पुण्य, जीवन मरण, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास। क्योंकि इसमें क्या होता है? दोनों शब्द, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी जो प्रथम शब्द है और जो दूसरा शब्द है, दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर है, दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है, तो दोनों की प्रधानता बराबर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे भेद की ओर। छठा भेद हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ऐसे शब्द, बहुव्रीहि समास आखिर में किसको कहते हैं? तो हमारे ऐसे शब्द जिसमें प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, पहला और दूसरा, यानी कि जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, दोनों की वैल्यू नहीं होती है, दोनों गौण होते हैं और किसी तीसरे शब्द का मीनिंग निकालते हैं वो, वैसे शब्दों को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। गौण होने का अर्थ है उनकी वैल्यू खत्म कर दी जाती है, उनका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो उनका अर्थ है, वो न मान के कुछ और माना जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम लोग लेते हैं मेघनाद। अब मेघनाद किसे कहते हैं? तो मेघ की तरह गर्जन करने वाला या मेघ के समान नाद करने वाले को हम लोग मेघनाद कहते हैं। तो इसका क्या हो गया? मेघ के समान नाद करने वाला। पर इसका मीनिंग होता क्या है? मेघनाद किसे कहते हैं? तो रावण के पुत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रावण का पुत्र।
तो ऐसे शब्द जिसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की वैल्यू कम कर दी गई, दोनों शब्द हैं, दोनों की मीनिंग है, परंतु इसके एक्चुअल मीनिंग को छोड़ करके, जो इसका शाब्दिक अर्थ है उसको छोड़ करके किसी एक स्पेशल मीनिंग के लिए यूज किया जाए, किसी एक विशेष वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वैसे समास को हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। उदाहरण के लिए हम लोग और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे जलज। जलज किसे कहते हैं? तो जो जल में पैदा होता है उसे हम जलज के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो शाब्दिक अर्थ हो गया उसका क्या हो गया? जल में जन्म लेने वाला या फिर जल में पैदा होने वाला। परंतु जलज का इस्तेमाल हम करते किस जगह पे हैं, किस लिए करते हैं? तो कमल के लिए करते हैं। जलज का अर्थ कमल होता है। जलज जहां भी होगा उसका अर्थ कमल माना जाएगा, परंतु शाब्दिक अर्थ क्या है? जल में जन्म लेने वाला। तो जब ऐसे शब्द जिनको छोटा करने के बाद किसी तीसरे को दे दिया जाता है, इनकी जो वो होती है सेल्फ मीनिंग होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, जो स्वायत्त अर्थ होता है, और किसी स्पेसिफिक अर्थ के लिए, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगता है। तो ऐसे शब्दों को हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने समास के कुल 6 भेद हो गए, जिसमें सबसे पहले हो गया अव्ययी, अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, और छठा जो हो गया हमारा वो क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। तो आखिर में अब हम इनके बारे में पता कैसे करेंगे? तो अव्ययी भाव समास हम उन समास शब्दों को कहते हैं जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। तत्पुरुष में क्या होता है? जो दूसरा शब्द होता है, जो उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता होती है, साथ ही साथ उसके जो विभक्तियां होती हैं बीच में वो खत्म कर दी जाती हैं। उसके बाद हमारा तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो होता है पहला पद या तो विशेषण होगा या तो उपमा होगा, यानी कि या तो वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा होगा, खासियत बता रहा होगा, या तो फिर किसी विशेष वस्तु से या व्यक्ति से उसकी तुलना कर रहा होगा। चौथा हमारा क्या है? द्विगु। द्विगु में क्या होता है? अंक के बारे में पता चलता है। जब प्रथम पद हमें अंक बताए, संख्या बताए, नंबर्स बताए, तो उसको हम लोग द्विगु समास में रखते हैं। पांचवा हो गया हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? बीच के योजक को खत्म करके एक ऐसा शब्द बनता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता बराबर होती है, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर रखी जाती है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण हो जाते हैं, यानी दोनों की इंपॉर्टेंस कम कर दी जाती है और किसी तीसरे शब्द के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से समास का आज का सत्र यहीं खत्म होता है। परीक्षा के हिसाब से देखें तो 2-3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। या तो आपको इस तरीके के शब्द दिए जाएंगे और उससे समास का प्रक्रिया करके शब्द बनाने होंगे, और नहीं तो फिर समास के शब्द दिए जाएंगे, उसका विग्रह करना होगा, संग्रह या फिर विग्रह, या तो जोड़ करके छोटा करना होगा संक्षेपण करके, या तो छोटा शब्द होगा उसको बड़ा करना होगा। इसके अलावा तीसरा काम यह आ सकता है कि ये शब्द दे दिए जाएं और कहा जाए कि पहचानिए कि यह कौन सा भेद है। तो पहचानने के हमने 6 तरीके देख लिए। तो आज के सत्र में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए विषय के साथ।